तो बेटा हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई शुरू करा था, और टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का अलग था और सर्विसेज का अलग था। गुड्स का कौन सा सेक्शन था बच्चे? सेक्शन 12। और सर्विसेज का सेक्शन 30। हम लोगों ने 12 पूरा एनालाइज करा था, और बेसिकली आपके सेक्शन 12 के अंदर क्या कहानी थी आइए देखते हैं। सबसे पहले था 12 सबसेक्शन 1। मेरे को बता दीजिए 12 सबसेक्शन 1 क्या था? लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। अब सर ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था? तो वो शुरू होता था बेटा 12 सबसेक्शन 2 से। और टाइम ऑफ सप्लाई 2 किस चीज का था? फॉरवर्ड चार्ज। गुड। तो 12 सबसेक्शन 2 था हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि अगर तुम्हें कोई चीज बेच रहा हूं, और अगर मैंने ही जीएसटी चार्ज करना है और मैंने ही सरकार को पे करना है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज है। और टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या था कि भाई जिस भी महीने का टाइम ऑफ सप्लाई है, अगले महीने आपको पेमेंट करनी होती थी सरकार को, है ना? तो आप मुझे बताइए अर्लियर ऑफ, अब मैं थोड़ा सा ना रिफाइंड भी लिखूंगा, सब बच्चों ने क्लास ली हुई है ना? डेट ऑफ इनवॉइस, और इसी में ही डाल रहा हूं मैं लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस एज पर सेक्शन। कौन सा सेक्शन था? 31। तो या तो ये डेट, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अमाउंट बोलो, चलो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट। और जब मैं रिसिप्ट की बात करता था, रिसिप्ट के अंदर क्या बोला जाता था? या तो, हाँ, या तो आप जब आपने रिकॉर्ड करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई नहीं, जब आपने वो रिसीव की एंट्री डाली ठीक है ना? रिकॉर्डेड किसकी बुक्स में? सप्लायर। ठीक है, रिकॉर्ड जब आपने करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर जब आपके बैंक के अंदर क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है साहब? एक्सक्यूज मी सर। हाँ दोस्त। सर मैंने ना क्लास ली नहीं है, ये तो मैं मतलब अभी ज्वाइन करके रखूं या फिर लीव कर जाऊं? दोस्त फिर अभी मैंने ना वीडियो अपलोड करी हुई है, वो देख लेना या पूरा, और आज की भी देख लेना फिर। ओके सर। बट समझ आ जाएगा हर्ष, थोड़ी देर 10 मिनट रुकेगा ना? अगर हम्म। समझ आ रहा होगा तो कंटिन्यू कर लियो, नहीं तो एग्जिट कर लियो। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए। अब सर आप मुझे बताइए कौन सी नोटिफिकेशन नंबर था जिसने बोला था कि अभी वैलिड नहीं है? 66/2017। ये नोटिफिकेशन नंबर थी, और उसने कहा था कि अब ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं। तो कुल मिलाकर टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकला? या तो जिस डेट को आप इनवॉइस इशू करोगे, या जो लास्ट डेट कौन सा सेक्शन बोलेगा, अंडर सेक्शन 31। और आप मुझे बता दीजिए, मैं एकदम हाई लेवल बातें करूंगा, कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, दोबारा रिवाइज हो रही है एक एक बात। ये जो मैंने रिसिप्ट हटाया है, ये एक कुछ लोगों के लिए अभी भी वैलिड था, कुछ मैंने लिखवाया था। मे बी रिविजन में दूसरे बच्चों को बोला या तुमको बोला था? अच्छा, नहीं नहीं, ये चीज समझना, अगर ये नहीं भी लिखा हो तो लिख लेना। इट इज ये जो नोटिफिकेशन नंबर है ना, आपको भी समझ नहीं आएगा बट लिख लेना। नोटिफिकेशन नंबर जो है ना, दिस नोटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। सर ये क्या होता है? छोड़ दो बेटा, अभी ये अपने में एक चैप्टर है।
सिर्फ आपको ये नोट्स बनाने के लिए लिखना है बस। जहां पे भी मैंने आपको नोटिफिकेशन नंबर आपके मेन नोट्स में लिखा था, वहां पे लिख देना कि ये नोटिफिकेशन कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के ऊपर नहीं लगती है। इसका मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो तुम्हारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ आया बस लॉजिक इतना? कॉम्पोजिशन क्या होता है उसमें नहीं जाना आपने। अच्छा सर, तो कुल मिलाकर या तो डेट ऑफ इनवॉइस मेरे को बता दो। आज है 8 अक्टूबर, मैंने इनवॉइस इशू करा है 8 अक्टूबर को, लेकिन सर जी सेक्शन 31 जो कि लीगल था वो कहता है कि तेरे को इनवॉइस इशू करना है 10 अक्टूबर को। मुझे बता दो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? क्या आएगा? 10। कैसे? ये जो लिमिट नंबर ए है ना, इसका भी इंटरनल क्या है? विच एवर इज अर्लियर। तो तीनों में से जो सबसे अर्लियर है, तो या तो 8 अक्टूबर या तो 10 अक्टूबर। इसमें भी मैंने इंटरनली क्या लिख दिया है? विच एवर इज अर्लियर। बोलिए, क्लियर है? सर अगर मैंने एक्चुअली में इनवॉइस इशू करा है 18 अक्टूबर को, बट लॉ कहता था कि सेक्शन 31 कहता था कि आपको 10 अक्टूबर को इशू करना, तो 10, बिकॉज विच एवर इज अर्ली। और कुल मिलाकर सेक्शन 31 की बात कर लेता हूं आपके साथ। 31 क्या कहता था? इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, याद है डोमिनोज का एग्जांपल लिया था, आपके घर तक आ रहा है, तो डेट ऑफ इनवॉइस कब तक इशू करना है? डेट ऑफ रिमूवल। और अगर आप डोमिनोज पे ही जाकर बैठ के ही खा रहे हो तो जब आपने अवेलेबल करा है फॉर डिलीवरी। ठीक है, क्लियर है एकदम? 31 मुद्दे की बात ये थी कुल मिलाकर कि आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है जैसे ही गुड्स आपकी दुकान से बाहर जाते हैं। क्लियर है जी? चलिए गुड। तो ये हमने फॉरवर्ड चार्ज में करा था। इसके बाद बच्चे आरसीएम करा था हमने। कौन सा सेक्शन था आरसीएम का? 12 सबसेक्शन 3। इसमें आरसीएम पता है ना सबको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रेसिपिएंट को सरकार के पास जाना पड़ता। ठीक है, तो ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पर है। कौन से गुड्स और सर्विस? एक चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। अभी आपको बस इतना पता है आरसीएम है तो क्या होता है। आरसीएम होगा तो क्या है बेटा? अर्लियर ऑफ ए बी सी। क्या था जी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। मैं एक रेसिपिएंट हूं, मैंने कब गुड्स रिसीव करे हैं वो एक लिमिट बन गई। अगला, डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट। और इसमें भी इंटरनल लिमिट वही है। कौन सी मालूम है? या तो जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, या फिर जब मेरे बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है किसकी बुक से? रेसिपिएंट की। विच एवर इज अर्लियर। छोटी छोटी बातें सारी पता होनी चाहिए, उसी के ऊपर ही कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। और थर्ड क्या था? इनवॉइस डेट। कौन इशू करेगा ये इनवॉइस? सप्लायर। और हो सकता है एनी अदर डॉक्यूमेंट, हो सकता है कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इसमें कितने दिन जोड़ने हैं? 30 डेज। तो जब आप ये तीनों चीजें निकाल लोगे, आज हम काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ये तीनों निकाल लोगे जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या हो जाएगा जी? टाइम ऑफ सप्लाई। सपोज करो ये 10/8 है, 10/8, दिस इज 18/10, दिस इज 18/11। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 10th of August, whichever is earlier। आपने रिसीव कब करा भाई? 10 अगस्त को। पेमेंट कर रहे हो 18 को, इनवॉइस चल रहा है ऐसे, तो सबसे पहले जो भी है, ठीक है, क्या चीज करा आपने? रिसीव करा है। अब मेरा आपसे सवाल, अगर टाइम ऑफ सप्लाई ये है तो आपको पेमेंट कब करनी है? पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20th सितंबर। क्योंकि आपको ये बात मैं बता चुका हूं, जैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है उसके अगले महीने को ही आपको पेमेंट करनी पड़ती है। क्लियर है जी? एकदम सेटल्ड है। फिर हमने करा था सर, सर ये सितंबर 10th सितंबर क्यों नहीं लिया नेक्स्ट मंथ के लिए? मैम जो पेमेंट डेट है ना वो 20 तारीख फिक्स्ड है। हम एक चैप्टर करेंगे पेमेंट का, उसमें जो ड्यू डेट होती है वो 20 तारीख। ओके, ठीक है। 20 से पहले भी कर सकते हैं, 20 और बिफोर। हाँ,
हाँ, दैट इज द लास्ट डेट। बाद में भी कर सकता है, इंटरेस्ट लगेगा। तो हम 10th सितंबर भी कर सकते हैं ना, 10th 11th। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कर ओके। सकते। ठीक है, आइए सर 12 सबसेक्शन 4 क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। बेटे कहानी मैं सारी बना चुका हूं, मैं सिर्फ आपको प्रोविजन बताऊंगा। अगर तो सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो क्या हो जाएगा? इशू ऑफ वाउचर। और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। याद आ गई है सारी बातें? इसके बाद कौन सा सेक्शन था? 12 सबसेक्शन 5। ये किस चीज का था? गुड, रेजिडुअरी केस। रेजिडुअरी केस के अंदर वो कहता था कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रही ऊपर के प्रोविजंस की वजह से, तो इफ जीएसटी रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, मतलब जिस भी बंदे के लिए आप निकाल रहे हो उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, मतलब उसका जीएसटी रिटर्न के प्रोविजन लग रहे हैं, तो क्या होता था? डेट ऑफ, ड्यू डेट लिखना चाहिए मुझे, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। क्यों जी, सही बोल रहा हूं? आपको सिर्फ मुद्दे की बात नहीं समझनी है। रेजिडुअरी केस है तो सबसे पहला केस क्या लेना आपने? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। और अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज, तो क्या लेना आपको? डेट ऑफ। टेक्निकली अगर देखा जाए, रिटर्न की डेट और पेमेंट की डेट सेम होती है, 20 तारीख की होती है। समझ रहे हो? हाँ, लेट भी कर सकता तो वो हो जाएगी, बट इसके कोई केस हमको नहीं बनाने हैं, तो मैं थियोरेटिकली याद करके चलना बस। ये सरकार अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करके निकालेगी। समझ रहे? वो ये ना फ्रॉड के केसेस और वो वाले केसेस में होते हैं। ठीक है ना? आइए लास्ट केस 12 सबसेक्शन 6, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा। यही था ना? क्या था टाइम ऑफ सप्लाई बताओ? क्या लूंगा? गुड, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कराया था बेटा पूरी क्लास में, और इससे ऊपर एक बात नहीं है, सारी चीजें आपकी इसके अंदर ही हैं। क्लियर है जी? अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं सेक्शन 13। सर सेक्शन 13 में सेक्शन 13 में भी आपकी कहानी यही है। आपने ऐसे बनाया था ना, 13 सबसेक्शन 1, 13 2, 13 3, 13 4, 13 5 एंड 13 6। ठीक है साहब? तुम्हारे दिमाग में क्योंकि अभी गुड्स वाला है, तो मैं पहले आसान वाले पॉइंट निकाल देता हूं। 13 सबसेक्शन 6 सारे एकदम रेप्लिकेट हो रहे हैं। ठीक है? 13 सबसेक्शन 6 किस चीज के रिलेशन होगा? आप हेडिंग डाल लेना टाइम ऑफ सप्लाई का, यही जैसे, चलो नीचे से बना लेते हैं। ठीक है? 13 सबसेक्शन 6 इंटरेस्ट का था। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, क्या होगा जी? वो कुछ नहीं होगा, सेम है भाई। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेम है एकदम।
सर मैं आपको ऑडिट सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, कितने की बात हुई हमारी, 5 लाख की। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा पर पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 महीने का आपको क्रेडिट दे दूंगा, मैं आपको ऑडिट सर्विस देता हूँ, जब खत्म हो जाएगी आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिएगा। मैंने कहा अगर आपने नहीं कराना तो 2 लाख रुपए का सीधा पेनल्टी लगेगा। 1 महीना अगर खत्म हो गया, डायरेक्ट 2 लाख रुपीस पेनल्टी। आपने डिले कर दिया, अब आप मुझे कितने रुपए दोगे? 5 लाख की तो फीस है ही, और 2 लाख रुपए और, ठीक है 7 लाख। तो आप मुझे बताइए, मैं सिर्फ उस 2 लाख की बात कर रहा हूँ, इस 5 लाख का एनालिसिस मैंने नहीं करा रखा अभी, 10 मिनट में हो जाएगा वो। मैं इस 2 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? डेट ऑफ रिसीवेबल। अब अगर इंटरेस्ट था 2 लाख बट आपने पे करा है 1.5 लाख, तो टाइम ऑफ सप्लाई 2 लाख का निकलेगा 1.5 लाख का? 1.5 लाख का, क्योंकि भाई जो मुझे रिसीव होगा उसी का ही टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है, समझ रहे हो? बाकी 50,000 आप 6 महीने बाद दे रहे हो, तो उस 50,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 6 महीने के बाद। बताइए, क्लियर है एकदम? तो एकदम सेम बात है ना, वही वाली बात। आइए सर रिवर्स चलते हैं, 13 सबसेक्शन 5। सर पहले वाले केस तो कराया नहीं बेटा, क्योंकि सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन केस ऑफ रेजिडुअल केसेस, वो कुछ नहीं है रे, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जीएसटी की। सर ये कौन सी रिटर्न होती है, ये भी कर लेंगे, रिटर्न का एक चैप्टर है। और अगर ये नहीं है तो अदरवाइज डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। सेटल्ड है जी बात, आसान है सर ये तो एकदम। 13 सबसेक्शन 4, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। जैसे सपोज करो आपने ये सोचा था कि सर को ना गुड्स नहीं करेंगे गिफ्ट में, सर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना गीतांजलि सलून, तो जो हेयर कट करता है वो बेटा गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज सर्विसेज। हालांकि ये अपने में एक सवाल है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर तुम कलर कराते हो बाल को, आपको पता है कितने रुपए लगते हैं कलर कराने के? 100 रुपए। कभी करवाया नहीं ना, मैंने अब करवाया है यार, मैंने करवाया है। पता लगता है, हाँ पता लग जाता है कलर कराता हूँ मैं। पहले वाइट थे ना, अब वो ठीक हो गए, नहीं कलर नहीं हो जाता है, बट यार अब मतलब समझ रहे, शॉर्ट टर्म गोल्स ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत महंगा होता है बेटा बाहर कलर। मतलब मुझे लगा था जैसे हेयर कट होता है, मान लो कितने का, 50 रुपए का। हाँ तुम्हारी एज में हम भी ऐसे ही करते थे, 50 रुपए में ही कराते थे। अब बेटा अब खर्चे बढ़ जाते हैं, कमाने लग जाते हैं। हालांकि मैं तो इतना कमाता भी नहीं, फिर भी खर्चे बढ़ गए। ठीक है, तो जैसे आप लगा लो, मैंने हेयर कट कराया 250 का, ठीक है, और 250 का ट्रिम कराया बियर्ड, 500 रुपए। फिर मैंने सोचा यार चलो इनसे पूछते हैं कि कलर कितने में होता है, तो कलर होता है भाई 1,000 रुपए, 1,500 में। तो फिर बेटा मैं खुद ही, पर ये मैं कम बोल रहा हूँ। हाँ मेरे को जागृति मैम बोलती रहती है गीतांजलि सलून जाओ। गीतांजलि सलून गया है कोई? वहां पे ना, वहां पे पता है कितने होते हैं? अगर यही ये चीज तो मैं तुम्हें लोकल का बोल रहा हूँ, सही में कह रहा हूँ। जैसे जो इधर देखते हो तुम गीतांजलि सलून है, अगर देखा होगा किसी ने, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है यार, अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो हमारी भी ऐसी होती थी। लेकिन अगर वहां पे कराओगे तो वो लोग ना यही दोनों चीजों का, हेयर कट और बियर्ड, कितने रुपए लेते हैं? 1,200। और फिर कहते हैं कि आप कार्ड बनवा लो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है बेटा? 120 रुपए का। और कितने रुपए आ गए? 1,080। नहीं वो कुछ नहीं है,
तो मैं जागृति मैम को बोलता हूँ इतना महंगा है, कह रही डिस्काउंट मिल तो गया है। हाँ, क्या ही डिस्काउंट है। दीपक को लेके जाऊं? ठीक है। कलर, तुमको एक और चीज बताता हूँ, रिसेंटली पता लगा, लड़कों का नहीं है, लड़कियों का जो वो होता है ना कलर, कितने रुपए का होता है? कितने का? 2000। मेरे को भी अभी अभी पता लगा है, अभी मालवीय नगर में ये कोई खोला है, 25,000 रुपए का कलर है। होता है ना भाई, मतलब 25,000। मेरे दिमाग में 25,000 का कलर यार, मैं जिंदगी में ना कराऊं, मतलब कितना ही पैसा हो जाए ना, कभी ना कराऊं 25,000 का कलर यार। बहुत बहुत महंगा है भाई। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, सबसे बढ़िया था कोविड टाइम में, खुद ही पकड़ो काटते रहो। ऐसे था तुम्हारा या बाहर जाते थे? जाता था बाहर? बाहर एक घर, घर पे बुलाते थे? बट कुछ टाइम तो ऐसा था कोई आता भी नहीं था, लॉकडाउन जैसे था। हाँ, मैं भी खुद ही करता था। ठीक है। तो इन केस ऑफ वाउचर आप ये मान लो, जैसे आपने सोचा कि सर आपके बाल कलर करवाते हैं 25,000 रुपए के। ठीक है। ठीक है। तो आपने डिसाइड करा कि सर आप ना ग्रे कलर करा लो। ठीक है, तुम सबने डिसाइड करा, मेरे को एक वाउचर दे दिया। तो आप मुझे बताइए, जो भी गीतांजलि सलून है या कोई भी सलून है, हेयर मास्टर भी है, ये मुझे अभी पता लगे हैं ये। ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि मतलब ये है, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये पैसा वो होता है। अरे उसी लाइन में इतने खुल गए मालवीय नगर में, तो अगर कोई गया 10-12 सलून खुल गए उधर। ठीक है, तो आपने एक वाउचर खरीदा। ठीक है, और मान लो मैं गीतांजलि सलून हूं, मैंने वाउचर दे दिया, मैं तो सर्विस दूंगा ना। तो बेसिकली अगर मुझे पता है कि आपने कलर करवाने का ही मेरे से वाउचर लिया है, तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लाई जो है वो आइडेंटिफिएबल है। सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, यस। तो क्या करूंगा बेटा, क्या लिखूं? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इशू ऑफ वाउचर। और अगर मैं बोलूंगा सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो क्या बोलूंगा बेटा? तो ये तो सेम ही तो चल रहा है सर। नहीं, एकदम सही बोल रहा हूँ, भरोसा ही नहीं है तेरे को। अनरियलाइज रेंट पे बस बेटे खत्म होने वाला है। 13 सबसेक्शन 3 किसका होगा रे? सर ऊपर कर दो, लिखा नहीं है। हाँ बस, आरसीएम। आरसीएम कराने से पहले अब मुझे तुम्हें पहले फॉरवर्ड चार्ज कराना है, तो आरसीएम का स्पेस छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 लाइन है। अब मैं पहले फॉरवर्ड चार्ज वाला करा। सर ये टिक क्रॉस के लगा रखा है, मेरा मिस हो गया। ये क्या लगाया सप्लाई, है? सप्लाई सप्लाई आइडेंटिफिएबल टिक। है, करे, ओके। इसका मतलब और सप्लाई है, और ये है और उसमें सप्लाई नहीं है। नहीं है। अच्छा सर, हाँ, सर सर्विसेज में रेजिडुअरी केस का एग्जांपल देना। मैडम रेजिडोरी का मेरे पास केस ये होगा, सपोज करो मैं एक शॉप पर गया और वहां पे बहुत सारे गुड्स पड़े हुए थे, और मैंने बोला ये गुड्स कहाँ से तुम्हारे पास आए, तो आपने बोला ये दूसरी दुकान से खरीदे। तो जब मैं दूसरी दुकान पे गया कि मतलब भाई उसने बेचे हैं, तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहा कि मैंने कब बेचे, क्या करे। ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ एविडेंसेस से कि तेरी दुकान कब खुली है, ठीक है, कहीं डायरी पे कुछ भी मेरे को अगर मिल गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई देख मेरे को एग्जैक्ट डेट तो पता लग नहीं पा रही कि तूने कब बेचा है। ठीक है, लेकिन मैं उस पर क्या मान लूंगा कि तेरा उस महीने की जो भी रिटर्न की डेट होगी आप वो ले सकते हो। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, मैं जनरल लेवल पे ही रिटर्न डेट ले लूंगा अपने हिसाब से। सर ये तो गुड्स हुए ना, सर्विस थोड़ी हुई।
अच्छा, सर्विस के एंगल से बोल रहे थे मैडम। वही। ऐसे ना बहुत सारे फ्रॉड के केसेस होते हैं मैम। कल को अगर पकड़े जाती है ना चीजें, तो सरकार क्या, आपको क्या लग रहा है हर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहा है? आप मेरे को एक बात बता दो, ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आज आप मुझे बता दो हमारे ऊपर जीएसटी है कि नहीं है? हाँ, ठीक है, हम लोग के ऊपर जीएसटी है। अब आप मुझे बताओ, अगर है तो अगर आज कोई जीएसटी का इंसान इधर आएगा तो वो आज से पकड़ेगा मुझे या पहले से पकड़ेगा? कैसे डिटेल निकालने में कितना दिक्कत है होगा, ये सब छोड़ो। तेरी रिटर्न डेट है 20 तारीख, तेरा टाइम ऑफ सप्लाई 20 तारीख, और लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। जहां तक जाना चाहता है वो जा सकता है। बर्थडे होता है जुलाई में, होता है 7 जुलाई या 8 जुलाई, तब भंडारा होता है। ठीक है, आइए सर, आरसीएम के बाद ध्यान से देखना। अब मैं तुम्हारे को ना पहले फॉरवर्ड चार्ज करा रहा हूँ, और वो बहुत मतलब वो मेन है, फॉरवर्ड चार्ज। तो आरसीएम के लिए बस भाई 3 4 5 लाइनें ही छोड़नी है, 5। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब समझना। अब मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, एक सप्लायर है और ये एक रेसिपिएंट है। मान लो ये मिस्टर ए है और मान लो ये मिस्टर बी है। इसने सप्लाई करी है क्या बेटा, गुड्स या सर्विस? सर्विस। क्या सर्विस सप्लाई करी है? जैसे मान लो ये इंसान डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है, और ये कौन है बेटे? किसने बोला था आप? अमित नहीं बोला? फिर किसी? ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा ही ना, मुझे ऐसा लगा तू ही बोल सकता। ठीक है, दीक्षा जी आएंगे। ठीक है, नहीं चलो, कोई भी मान लो मिस्टर बी लिखा ही हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साहब हैं ये, और ये पेशेंट है। तो इन ये जो पेशेंट है ना मिस्टर बी, इसको फीवर था, तो डॉक्टर ने इसको सर्विस दे दिया। ठीक है, आपके हिसाब से जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने उसी टाइम कंसल्ट करा, मान लो उसने बोला 1000 रुपए कंसल्टेशन फीस, तो फीस कितनी होगी बेटा? 1000 रुपए। और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अगर सिस्टम की बात करूं लगेगा, बिकॉज ही हैज सप्लाइड अ सर्विस। तो मान के चल लो 100 100 रुपए मान लेते हैं, तो कितना रुपया हो गया बेटा? 1200। रेसिपिएंट इसको कितना रुपया पे करेगा? 1200। ये डॉक्टर ये कह रहा है कि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, समझ रहे हो? आपकी समझ क्या कहती है जितना आपने अभी तक पढ़ लिया? इनवॉइस डेट ही बन रही है सर बात तो, है ना? अच्छा, जैसे कि आपको गुड्स में पता है कि जैसे ही गुड्स दुकान से निकल गए इनवॉइस जनरेट होना चाहिए, दिस इज एज पर लॉ। सर्विस में क्या होता है, मतलब उसी टाइम, अभी डॉक्टर साहब है, सर्विस दे दी, इनवॉइस दिया, या लेट भी दे सकता हूँ। इन द सेंस, आप आज क्या डेट है? 8 अक्टूबर। क्या मैं आपको, आप मान लो मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने आपको सर्विस दे दी आज, क्या मैं आपको 15 दिन बाद इनवॉइस इशू कर सकता हूँ एज पर लॉ? क्या लॉ अलाउ कर रहा होगा? आंसर इज यस। गुड्स के केस में सेक्शन 31 कहता है रिमूवल के टाइम पे ही इनवॉइस इशू करो, लेकिन सर्विस के केस में सेक्शन 31 कहता है यू कैन इशू इनवॉइस अप टू 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए, वो तो हर बार अलग अलग सर्विस हुई ना, या तू एक ही बार देता और बार बार चला गया?
नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है वो चीज। ठीक है, एक बात सोच के देख, भाई पेशेंट बैठा है, वो आज आया है, मैंने चार्ज कर लिया, इनवॉइस साथ के साथ दो रहे बाहर जो रिसेप्शन में बैठा है, ये क्या बार बार? हाँ, लॉ नहीं कहता, लेकिन आप हर चीज तू अपने एंगल से लेके चल। लॉ कह रहा है तेरे को 1 महीने बाद कर दे, ठीक है, क्या तू ऐसा प्रोसेस बना पाएगा? इसके बाद तू पेशेंट को ढूंढेगा, आज इनवॉइस ले लो, वो कहेगा मैं क्यों आऊंगा, जब उसको जरूरत थी तो वो आया, तब इनवॉइस हाथ के हाथ पकड़ाओ ना उसको। समझ रहे? तो वो प्रैक्टिकल नहीं है वो बात, समझ रहे हो? आइए, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एज पर सेक्शन 31, in case of service, invoice is to be issued within 30 days of provision of service। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है 30 डेज, और अगला क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस बड़ी सिंपल सी बात है भाई, तुम हेयर कट कराने गए, तुम्हारा हेयर कट खत्म, सर्विस कंप्लीटेड। ठीक है, एक मेरे को ना ये बोलना चाहिए 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जब सर्विस कंप्लीट हो गई ना सर, जैसे कि आप मूवी देखने गए, अब आप बोलोगे सर मूवी देखने में तो हमें इनवॉइस पहले मिल जाता है, ऑनलाइन पेमेंट, तो भाई वो कमर्शियल लॉजिक्स हैं। वो सरकार कभी भी आपको ये मना करेगी नहीं पहले इशू मत करो। सरकार कहती है ये लास्ट डेट है, यू कैन इशू बिफोर और अप टू दिस डेट। जैसे आप जब मूवी देखने जाते हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, इनवॉइस तो तभी आ जाता है। लेकिन अगर मैं लीगल बात करूं, तो आप मूवी जब देख लोगे ना, उसके बाद भी पीवीआर वालों के पास 30 डेज का टाइम पीरियड है, दे कैन इशू द इनवॉइस। समझ रहे हो? तो बेसिकली 30 डेज। और एक चीज और बोलूंगा, इट इज 45 डेज इन केस ऑफ बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो कोई सर्विस नहीं हुई है, अभी एक बार समझ ले पहले। बैंक आपको बहुत सारी सर्विस देता है, आपको लोन चाहिए, मैं बैंक हूं, मैं पहले, आपको क्या लग रहा है आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी पैसा चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा मैं? वरना तो भाई ऐसे हर कोई आता रहेगा, मेरे को बता दो मेरे को लोन मिल सकता है, प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं उसे। तुम अगर यहाँ पे बैंक में अप्लाई कर रहे हो ना, तुम्हें लोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पर 25,000 रुपए लगेंगे टू जज दिस, क्योंकि मैंने फ्री के एम्प्लॉय नहीं बिठा रखे जो जज करके बताएंगे। आप समझ रहे हो? यू वांट लोन ऑफ 5 करोड़, प्रोसेसिंग फीस इज 1 लाख। प्रोसेसिंग फीस होता है, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे, ठीक है, वो 1 लाख लगेगा ही लगेगा, एंड देन वील टेल यू आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद नहीं, मैं तो नहीं मिला, उसका मेरी नहीं वापस नहीं होगा। बैकएंड पे मैंने सर्विस दी है भाई तेरे को, मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है, तेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है, मैंने कुछ खर्चा करा है, समझ रहे? तो वो 1 लाख रुपए लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जब तो बेसिकली मैंने आपको एक सर्विस दी है, मैंने प्रोसेस करके दिया आपको लोन, तो मेरे को कितने टाइम में इनवॉइस इशू करना है? 45 डेज। समझ रहे हो? तो ठीक है सर, आपके दिमाग में ना एक चीज ये आ गई है कि 30 डेज, बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, विद इन 30 डेज आपको इशू करना होता। अब आइए जरा, कौन? कभी कार से आते हैं, कभी उससे आते हैं, एक्टिवा से। ठीक है, चलिए, अब आप एक बार समझना। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया। इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम पीरियड एज पर सेक्शन 31,
भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैंने तुमको सर्विस दे दी आज और मैंने इनवॉइस इशू करने में 40 दिन लगा दिए हैं। मुझे बताइए क्या मेरा इनवॉइस ऑन टाइम है या लेट है? लेट है। सो एम आई फॉलोइंग इन दिस केस? नो। फॉरवर्ड चार्ज में आपको देखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में इनवॉइस कब इशू कर रहा हूं। हाँ, जब तुम्हारी क्लासेस खत्म होंगी। इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है कुछ। मेरा जो सर्विस है वो एक दिन में खत्म नहीं हो रहा है, समझ रहे? तो उसके ऊपर अलग प्रोविजन है, पहुंचूंगा उस पर। ठीक है, तो इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम पीरियड, और विद इन द टाइम पीरियड का मतलब समझ रहे हो, 30 डेज या फिर 45 डेज। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? इनवॉइस इज इशूड after the time period as per section 31। सर मुझे 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना था, मैंने 40 दिन लगा दिए सर। हो सकता है ना ऐसा? तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन बताएगा ये कि एक इंसान है 45 डेज, ठीक है, आपको क्वेश्चन बताएगा कि एक पर्सन है उसने सर्विस दी और इस दिन सर्विस कंप्लीट हो गई है और इस दिन उसने इनवॉइस इशू करा है। तो आपको सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा क्या उसने टाइमली इशू करा है या उसने लेट इशू करा है। अगर उसने टाइमली इशू करा है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मैंने टाइमली इशू करा ना, तो मेरे इनवॉइस में दम है, टाइम ऑफ सप्लाई में कंसिडर करा जा रहा है वो। हाँ भाई ये लीगल बढ़िया डेट है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट, whichever is earlier। रिसिप्ट का मतलब समझते हो? वही है, यानी कि कब मैंने रिकॉर्ड करा है और कब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, whichever is earlier। तो आप लिख सकते हैं, कोई मना ही नहीं इस बात में। रिकॉर्ड और क्रेडिट whichever is earlier। सर यहां से भी हटा दो ना रिसिप्ट को। नहीं बेटे, सर्विस के केस में रिसिप्ट वैलिड है। गुड्स के केस में रिसिप्ट वैलिड था? नहीं था, बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। लेकिन सर्विसेज के केस में, यानी कि अगर मैंने तुम्हें भी सर्विस प्रोवाइड भी नहीं करी है और तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, आई हैव टू प्रोवाइड यू सर्विस नेक्स्ट ईयर, यू हैव गिवन मी 1 करोड़ रुपीस, क्या टाइम ऑफ सप्लाई आ गया? यस। इसी बात पे एकदम में क्या लिखा है? रिपोर्ट, सॉरी, रिकॉर्ड क्या हुआ? हाँ, इनायक रिपोर्ट तो आ सर गई। फिर हाँ जी, इस रिसिप्ट में डू वी कंसिडर एडवांस पेमेंट्स एज वेल? हाँ जी, बिल्कुल 100%। ओके। ठीक है, मैं इस पे एक एग्जाम्पल बना देता हूँ, ठीक है, और आपको समझ आएगा। नीचे एग्जाम्पल बनाते हैं। मिस्टर ए received advance of rupees 1 crore on 10th June 18। Mr. A supplied service on 10th August 18 for 5 crores। थोड़ा सा मैं डिटेल्ड बना रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसा होता है क्या, एडवांस सारा का सारा मिल जाएगा? बोला भाई साहब देखो, मैं आपको 5 करोड़ की सर्विस दूंगा लेकिन 20% एडवांस लेता हूँ। आप, मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड हाउ मच आई विल चार्ज इन टोटल? 5 करोड़, ठीक है। और मैंने बोला हमारी यहाँ पे पॉलिसी है आपको 20% एडवांस पे करना पड़ेगा। तो 5 करोड़ का 1 करोड़
5 करोड़ का 20% 1 करोड़ आप मेरे को पहले दे चुके हो। कौन सी डेट को? इनवॉइस फॉर ₹5 crores is issued on 20th August 2018. पेचीदा आ रहा है बेटा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर, अच्छा डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, आप खुद ही फंसो तभी फिर मैं बोलूं। देखो मैं एक बार समराइज करता हूं थोड़ा सा ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है। एग्जैक्टली ये, हाँ हाँ, लेकिन पूरे की थोड़ा ना आ जाएगी, समझ रहे हो? देखो मैं बोलता हूँ, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ दैट इज 5 crores एंड और डेवलप कर दूं तो 5 crore प्लस जीएसटी, तो मेरे जीएसटी भी मैटर नहीं कर रहा, जीएसटी तो मेरे को पे करना है ना बस कभी भी, ठीक है? मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ 5 crores प्लस जीएसटी। आपने बोला ठीक है सर, मैंने कहा लेकिन आपको एडवांस देना पड़ेगा, और कब मैंने आपसे पैसा ले लिया? 10 जून को ले लिया 1 करोड़ रुपए, एंड आप एज्यूम कर लो ये 1 करोड़ प्लस जीएसटी लिया है मैंने, ठीक है? हाँ ठीक है यार, ऐसे और जीएसटी और बोलूंगा ना तो कंफ्यूज हो गए। सर्विस कितने की दे रहा हूँ? 5 करोड़। तुमसे एडवांस कितना ले लिया? 1 करोड़। मेरा आपसे सवाल, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालू? अच्छा सर, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या मैंने इनवॉइस को टाइमली इशू करा है, सर्विस कब सप्लाई करी है मैंने, कंप्लीट कब करी है? 10/8 को, और कितने दिन में इशू कर दिया मैंने? विद इन 30 days। तो ऐसी जो थ्योरेटिकल अपना बन रहा है बेस, कह सकता हूं एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज, और आपको क्या दिख रहा है? इनवॉइस क्या डेट है? इनवॉइस डेट है 20/8, और रिसिप्ट की डेट क्या है बेटा? 10/6। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज 10/6 फॉर हाउ मच रुपीज? एग्जैक्टली 5 करोड़ पे थोड़ा जीएसटी पे कर दूंगा अभी मैं, 1 करोड़, समझ रहे हो? और बाकी पे जो बाकी 4 करोड़ है उसका इनवॉइस डेट तो मुझे पता है, पर उसका मैंने आपको रिसिप्ट डेट बताया अभी तक, तो डिपेंड करेगा ना केस टू केस तरफ। तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये तो 1 करोड़ का निकला है कि उस 1 करोड़ का पैसा कब मिला और उस 1 करोड़ का इनवॉइस कब डल रहा है। लेकिन जो वो 4 करोड़ बचा हुआ है उसका तुमको इनवॉइस तो पता लगी गया, ए जो बचा हुआ 4 करोड़ है इनवॉइस तो यही है। और अब अगर मैं तुम्हें बोलूं वो मिल गया था मुझे 10 जुलाई को, 10 जुलाई, और अगर बोल दूं 10 अक्टूबर तो 20 अगस्त, समझ रहे हो आप क्या हो रहा? तो 4 करोड़ का भी अगर 10/7 है तो टाइम ऑफ सप्लाई है बाकी 4 करोड़ का 10। सर हाँ जी, हाँ सिर्फ दोस्त। सर ये 4 करोड़ वाला का दोबारा समझाना एक बार। देख तेरे को जो जो तेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकला है वो तो अभी 1 करोड़ का निकला है ना, क्योंकि एडवांस 1 करोड़ आया। तो ये वाला पॉइंट तो समझ आया तेरे को कि सिर्फ 1 करोड़ का निकला, ये समझ आया सूरज? यस सर। अब मुझे एक बात बता, जो बाकी 4 करोड़ है उसका भी तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ना भाई, पूरी सर्विस तो 5 करोड़ की है ना। यस सर। तो मेरे को ये बता, वो जो 4 करोड़ है उसका इनवॉइस कब इशू हो रहा है मेरे भाई? वो तो इनवॉइस तो पूरा 5 करोड़ का हो रहा है, तो वो तो यही डेट रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो जो 4 करोड़ है वो तेरे को रिसिप्ट इस डेट को हुआ है, एज्यूमिंग, तो यहाँ पे उस 4 करोड़ का फॉलो कर दो ना, दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर। तो या तो 20/8 या 10/7 विच एवर इज अर्लियर। सही बोल रहा हूँ ना? ओके सर। सर अगर हम कोई अजम्पशन ना लें और सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाएं
तो हम 28 को भी तो ले सकते हैं हमारा, क्योंकि हमें क्वेश्चन इफेक्ट का गिवन नहीं है। क्वेश्चन विल गिव यू क्लियर डिटेल्स, कितना आया है कितना वो है, तो आपको कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिमाग में रखो, आपको बस पता लग रहा है ये वाला केस, कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन एकदम क्लियर बताएगा। क्वेश्चन इतना डिटेल जाएगा ही नहीं, क्वेश्चन यही बस एडवांस पूरा ही अमाउंट या पूरा इनवॉइस होगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकली लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैंने केस बना दिया इस पर। चलो एक और केस बनाते हैं। सर ड्रैग करना पर अब तुम बच्चे बड़े हो गए वैसे इंटर के ना, फाउंडेशन के बच्चे कल इसी में खुश होते जा रहे, कितने अच्छे कलर यूज हो रहे हैं। पूरी क्लास में कल इतने खुश थे। अरे छोटे बच्चे हैं, रंगीन बच्चे हैं अभी ना, सारे रंग उतर जाएंगे इंटर में आकर। सर्विस के केस में रिसिप्ट, ये केस बनाता हूं, एक आ जाएगा सामने, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 10/8/18। भाई मैंने सर्विस दे दिया 10/8/18 को। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 16/8/18। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट 25/9/18। आपको बताना है इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मैंने इनवॉइस टाइमली इशू करा? यस। कंप्लीशन कब हुई है? 10/8, 30 दिन के अंदर अंदर करना था, मैंने करा है सर। अगर आपने टाइमली इशू करा है तो इसका मतलब क्या पॉइंट लग रहा है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। और दोनों में से अर्लियर कौन सा है? क्लियर है साहब? दस 8/18 को आपने कंप्लीट करा सर्विस, इनवॉइस इशू करा है 16/8/18 और आपके पास पेमेंट आ गई थी 16/4/18 को। कोई दिक्कत? मुद्दे की बात ये रह जाती है सर क्या होगा अगर इनवॉइस इज इशूड आफ्टर द टाइम पीरियड। अगर इनवॉइस लेट हो गया तो बेटे, अगर इनवॉइस लेट हो गया ना तो तुम्हारे इनवॉइस की इंपॉर्टेंस खत्म। मैं ये जो इनवॉइस डेट लेता था ना यहाँ पे वो नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? डेट ऑफ completion of service, date of receipt whichever is। ये इनवॉइस लेट इशू करा रे तू, अगर तू इनवॉइस लेट इशू करा तो डेट ऑफ इनवॉइस रेलिवेंट ही नहीं है अब, समझ रहे हो? और रिसिप्ट का मतलब वही आपने रिकॉर्ड कब करा है, आपने क्रेडिट कब करा है, whichever is। कहिए साहब कैसी रही? क्लियर है एकदम? अगर तू टाइमली इशू करता है तो डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर तू लेट इशू करता है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। लिमिट याद हो गई है? तुमने सर्विस कंप्लीट करी थी 10/8/18 को, तुमने इनवॉइस इशू करा 16/9/18 को। इट इज विद इन द टाइम और इट इज अ डिलेड इनवॉइस।
और तुमको पैसा मिला है 25/9/18 को। अब मुझे बताओ, अब मेरे लिए कौन सी दो लिमिट्स रेलेवेंट है? अब मैं कंप्लीशन लूंगा और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 10/8। समझ आ गया? देखो भाई, टाइमली इशू करोगे तो इनवॉइस की इंपॉर्टेंस है, लेट कर दोगे तो इनवॉइस हटा दूंगा, कंप्लीशन पे आ जाऊंगा। और कंप्लीशन तो भाई उससे भी पहले का होता है, तो सरकार तो कहीं ना कहीं पेनल्टी टाइप ही लगा रही है ना कि तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई और जल्दी आ जाएगा। अगर तुमने 30 दिन में इशू नहीं करा तो एक लिमिट कौन सी बन जाएगी? कंप्लीशन की। कंप्लीशन की तो और पहले होगी। तो सरकार आपके ऊपर कहीं ना कहीं और प्रेशर बना रही है कि तेरा टाइम ऑफ सप्लाई और पहले का रख दूंगी मैं। बोलिए, क्लियर है? लास्ट केस बेटा खत्म ही है वैसे। 18/10/22 18 अक्टूबर को सर्विस दी है, इनवॉइस इशू करा है जी 14/10/22। सर पहले भी इशू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। सरकार कहती है वो लास्ट डेट है, आप सर्विस देने से पहले इनवॉइस इशू कर दो, कोई रोक नहीं है। 10/6/22। पहले मुझे बताओ, वेदर इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट्स? यस। तो लिमिट कौन सी दो लोगे? दिस और दिस, विच एवर इज। बोलिए बेटा, क्लियर है एकदम? गुड। अब हमारा लास्ट रह गया आरसीएम, है ना? लास्ट हमारा रह गया सर जी आरसीएम। आरसीएम में गुड्स के केस में कितनी लिमिट थी? 3। बट इसमें कितनी लिमिट होंगी? क्योंकि गुड्स के केस में जो पहली लिमिट थी वो क्या थी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। आरसीएम में सबसे पहली लिमिट देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। पर क्या सर्विसेज के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस हो सकता है? देखो, गुड्स जो होता है ना, रिसीव जब रिकॉर्ड होता है, जैसे फैक्ट्री के अंदर ना इतने गुड्स आए, ये रिकॉर्ड होती है बात। सर्विसेज में रिकॉर्ड होती होगी कहीं? आपको लग रहा है? समझ रहे हो? तो इसलिए वहां पे जो पहली लिमिट है वो यहाँ पर है ही नहीं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगली लिमिट क्या थी उनकी? तो यहां भी वही है, डेट ऑफ बाय रेसिपिएंट। और अगर मैं पेमेंट की बात बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? या तो जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट को, या फिर क्या होगा? डेबिट होगा एज पर बैंक, whichever is। और दूसरी लिमिट है बेटे डेट ऑफ इनवॉइस। किसका इनवॉइस? सप्लायर का। इसमें कितने दिन? गुड्स में कितने दिन थे? यहां पर है 60 डेज। whichever is earlier। कहिए साहब, क्लियर है? तो बढ़िया नोट्स बन गए रहे तुम्हारे, जिंदगी सेट हो गई तुम्हारी। चलिए, आ गया समझ? और बेटे आखिरी क्या था बेटे? 13 क्लॉज 1 क्या बोलेगा? लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ
सप्लाई। तो liability to pay GST arise as per time of supply. Okay, बन गया पूरा स्ट्रक्चर। गुड, नोट करे थे? जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना धीरे नोट करते हो आप? इतना धीरे नोट करोगे तो समोसे नहीं मिलेंगे बेटे। धीरे नोट कर दिया ना अब। जब बच्चे ज्यादा होंगे ना, मैं तो खिलाने की इंटेंशन है यार मेरी, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए बच्चे। हाँ, फाउंडेशन वालों को आज मेरे से समोसे भी नहीं खाएंगे होगा, सर ने जहर मिला दिया होगा इसमें। दूर दूर घूम रहे बच्चे मेरे से। छोटे बच्चे में चारों को बहुत डांट पड़ गई कल। हाँ, मेरे पास पड़ा है फरवा का, नंबर कम थे, 38 में से 16। हर बार 50% मार्क्स है। हाँ, एग्जाम पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मेरे को फोन पकड़ा है, मैं बैग में लेके घूम रहा हूँ बस। हाँ जी, ठीक है, आ जाओ सर। मेरे को तुम्हें अब क्या दिखाना है इसमें? आइए, कुछ एक दो बात कुछ लिखवानी होगी तो कुछ होगा तो देखते हैं। जैसे चार्ट बना हुआ है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, मैं तुम्हें तो दिखाऊंगा। आइए, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अच्छा, एक पॉइंट और बच रहा है अभी। हाँ, हो सकता है। आइए, एक बार रिवाइज करना है रे, देखो रे, कोई पॉइंट एक बार दिमाग में आ जाएगा मेरा, कुछ मिस हो गया तो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में आपको क्या दिख रहा है? ये देखो, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट, इफ यस तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने टाइमली इशू नहीं करा तो क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड, विच एवर इज अर्लियर। समझ आया आपको पूरा टेबल? हम्म हम्म पर ये दो उन्होंने बना दिए ना, इनवॉइस इशू करा टाइमली तो इनवॉइस का रेलेवेंस है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और अगर नहीं है तो यहाँ पर इनवॉइस है, डेट ऑफ प्रोविजन है ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ वही है, बोलिए, क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात, एक चीज लिख लो बेटा, ये उसी में ही फॉरवर्ड चार्ज में मैं जो बोलूंगा, इफ टाइम ऑफ सप्लाई, ये आपने लिखनी है 13 सबसेक्शन 2 के अंदर। उसी में 13 सबसेक्शन 2 में कहीं भी नोट डाल के या कहीं कुछ भी कर लो, नोट डाल दो और कहीं भी लिख दो, फिर रेफर कर लेना। तो ये 13 सबसेक्शन 2 के लिए बोल रहा हूं मैं। इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, if time of supply cannot be determined by both the above method, above method का मतलब
मैं एक चीज बोल देता हूँ, तो ये जो है ना, दिस इज 13(2)(a) if invoice is issued within the time period, and this is 13(2)(b) और मेरा टाइम ऑफ सप्लाई इसके अकॉर्डिंगली नहीं निकल पा रहा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय बोथ द अबव मेथड, मतलब एज पर 13(2)(a) एंड एज पर 13(2)(b, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने कब रिकॉर्ड करा है? किसने रिकॉर्ड करा है जी? सप्लायर ने। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत चांसेस होंगे तुम्हारे दिमाग में आएगा जब मैं रिकॉर्ड, हाँ, आरसीएम से कंफ्यूज मत करो, मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हूँ, ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूज मत करो, मैं किसी और सेक्शन के अंदर नहीं हूँ, मैं फॉरवर्ड चार्ज में हूँ। अगर नहीं निकल रहा तो आपको ये पता होना चाहिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, दैट्स इट। आपको डेट दे रखी होगी, वो रेलिवेंट होगी आपका। सर हाँ जी, सर अभी जो नोट लिखवाया था उसमें अब मेथड के बाद क्या है? if time of supply cannot be determined by both the above method, comma, in that case time of supply will be time of supply in that case will be date of receipt of service, date of receipt of service in the books of accounts of recipient, date of receipt of service in the books of accounts of recipient। और ये आपने गुड्स के केस में भी लिखा था, एंड कंज्यूमर अगर जो लास्ट में जो ये रेसिपिएंट है वो कंज्यूमर है तो नहीं निकाल पाओगे आप, और अगर नहीं निकाल पाओगे तो कहाँ चले जाओगे? 13 सबसेक्शन 5 में चले जाओगे, रेजिडुअरी में चले जाओगे ना इसके बाद। हाँ जी बोलिए, क्लियर है सबको? सर ये सबसेक्शन 2 में लिखना था ना? हाँ जी, चलिए ये पढ़िए एक बार, रिवर्स चार्ज वाला। बेटा ये 61st और 60 डे का क्या कंफ्यूजन है, क्वेश्चन से क्लियर होगा। आप अभी इनवॉइस डेट प्लस 60 डेज रखिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा उस पर, अपने आप हम क्वेश्चन पे करेंगे। अभी कुछ भी बोलूंगा तो दिमाग चलना चालू हो जाएगा। मैंने जो लिखवाया इनवॉइस डेट प्लस 60 डेज। आ जाओ, तीनों लिमिट समझ आ रही हैं? हाँ सॉरी, तीनों लिमिट का मतलब 2 लिमिट का समझ आ गया ना? यही लिखवाया ना हमने। अच्छा आगे देखना, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, ये भी लिखना है आपको। अब आप कौन से उसमें लिखोगे? ये रिवर्स चार्ज वाले में 13 सबसेक्शन 3 में आप एक नोट डालिए। और एंड बिलीव मी, ऐसा हो सकता है इसी पॉइंट के ऊपर ही हो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, मतलब उस पर आए हुए हैं क्वेश्चन, कुछ भी इररेलेवेंट या ये नहीं है, ये तो मिसलेनियस पॉइंट है, नहीं निकल रहा, आ जाएगा, समझ रहे हो? इफ इट इज नॉट पॉसिबल to determine time of supply through above parameters, if it is not possible to determine time of supply through above parameters, कौन से पैरामीटर्स है जी? आरसीएम वाले, कॉमा, in that case time of supply will be date of entry of service in the books of accounts of recipient। कह सकता हूं फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज सेम ही तो बोल रहा है, तो इतना डेट ऑफ। सर एक बार शुरू से बोल देना। हाँ जी, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ जी ये लिखना है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई थ्रू अबव पैरामीटर्स, if it is not possible to determine time of supply through above parameters, comma, in that case
time of supply will be date of entry of service in the books of accounts of recipient of the supply. क्लियर है? अगर आप देखोगे, चलो एक बार लिख लो पहले. सेम ही है. फॉरवर्ड चार्ज में भी वो यही कह रहा है, नहीं निकल रहा तो रेसिपिएंट अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड कर रहा, और रिवर्स चार्ज में भी यही कह रहा है, अगर नहीं निकल रहा तो रेसिपिएंट अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड कर रहा. और यही चीज गुड्स में भी थी. गुड्स में भी अगर फॉरवर्ड चार्ज में नहीं हो रहा तो रेसिपिएंट कब रिकॉर्ड कर रहा, और अगर गुड्स के केस में भी आरसी में नहीं हो रहा तो रेसिपिएंट कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है. एक बार फिर से बोल. पेमेंट की रिकॉर्ड नहीं है ये एंट्री ऑफ सर्विस है. मतलब जैसे तू रेसिपिएंट ने, अगर हो सकता है ना, मैंने सर्विस तो आज ले ली तो मैं परचेज को डेबिट आज कर दूंगा, एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी. हाँ, ठीक है जी. एसोसिएटेड एंटरप्राइज सेम है, केस स्टडी करा दूंगा. एनहांसमेंट ये करा दिया मैंने तुम्हें. खत्म बेटे, बस ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, समरी बनी हुई है पूरी. वाउचर की भी, वाउचर का ग्राफ नहीं बना रखा इन्होंने. हाँ, बना हुआ है. बट अब मैं एक लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और हमारा चैप्टर ओवर है जी. आप ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक सारा कर सकते हो. मेरा आपसे एक सवाल है, एडवांस पेमेंट किस केस में रेलेवेंट है, गुड्स के केस में या सर्विसेज के केस में? सर्विसेज में. गुड्स में तो नहीं है ना रेलेवेंट, वो तो आरसीएम में है. बट अगर जनरल बात करूं, गुड्स में इररेलेवेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017. बट ये नोटिफिकेशन अगर मैं और डिटेल बोल दूं, अब आपने क्योंकि बोल दिया था, कहाँ नहीं लगेगी? एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम पे नहीं लगेगी और आरसीएम पे भी ये नहीं लग रही. यही है ना कहानी. सर्विसेज के केस में अगर मेरे पास एडवांस आ गया तो टाइम ऑफ सप्लाई तभी आ जाएगा. लेकिन अगर ये एडवांस अप टू 1000 है ना, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस नहीं होता. जब इस एडवांस के अगेंस्ट आप इनवॉइस इशू करोगे तभी आएगा. मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मैंने सही बोला एकदम. सर्विस के केस में एडवांस आ जाता है तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है. बट इफ द एडवांस इज अप टू 1000 रुपीज, अगर एडवांस 1000 रुपए तक है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या एडवांस होगा? नहीं होगा. उस एडवांस के अगेंस्ट जो इनवॉइस इशू होगा ना, वो होगा. केस बना लेते हैं सर. सर यही बात गुड्स के केस में क्यों नहीं बोली 1000 रुपए तक का? क्योंकि बेटा अब गुड्स पे एडवांस पे तो कुछ है ही नहीं ना. गुड्स में अगर मेरे पास 1000 तक का एडवांस आ जाता तो सर नहीं है ना टाइम ऑफ सप्लाई. गुड्स पे तो एडवांस पे लगता ही नहीं ना सर, है ना. एडवांस पे टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? सर्विस के केस में. आपको समझ आया? अभी बना देता हूँ, रुक जाओ. एडवांस अप टू ₹1000 इन केस ऑफ सर्विस. लास्ट पॉइंट और अपना चैप्टर डन है बस. नहीं, ये तेरा 13 के अंदर ही है कहीं पे. ठीक है, 31 नहीं है, लीगल वो वाला नहीं है. ठीक है, सेक्शन याद नहीं कर रहे हैं इसका, तुम्हें कुछ भी लिखा भी नहीं होगा इसका सेक्शन. इसको ऐसे नीचे लिख लो ना, जहां मर्जी लिख लो, एडवांस अप टू 1000 करके लिख लो बस. ध्यान से देखना सर. आपको पता है जैसे रिलायंस जियो का तुम्हारे पास मान लो पोस्ट पेड का कनेक्शन है, ठीक है, तो रिलायंस क्या करता है बेटा, हर महीना बिल भेजता है. सपोज करो
तुमने पूरे महीने यूज करा अप्रैल के महीने में, और रिलायंस ने तुमको इनवॉइस दे दिया 1,000 रुपए का, ठीक है साहब। कौन सी डेट को इनवॉइस आया? 30 अप्रैल 2022 को, ठीक है जी। और मैं आसान करने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मेन है उस पर हम आ जाए, तुमने पेमेंट भी कौन से दिन कर दी? 30/4/2022 को। आज बिल आया, ऐसे होंगे ना बहुत सारे लोग, बिल जनरेटेड उसी टाइम पेमेंट कर दी। तुमने पेमेंट कर दी जी 1,600 रुपए की, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है, टाइम ऑफ सप्लाई या तो डेट ऑफ, एक बार पहले लिख लेते हैं, या तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो या तो 30/4 या तो पेमेंट, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ टाइमली सर्विस कंप्लीट हुई 30/4 को, 30/4 को इनवॉइस दे दिया तो टाइमली इशूड है, विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, डेट क्या आ जाएगी? 30/4। कितने अमाउंट पे? पर सर्विस के केस में तो जितना पैसा आ जाए टाइम ऑफ सप्लाई, तो 1,600 नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो एडवांस है, ये कितने रुपए है बेटा? अप टू 1,000। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका 30/4 आया है, कितने अमाउंट का? 1,000 का। अब मुद्दे की बात यह आती है, व्हाट अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ₹600 विच इज एडवांस? उसका नेक्स्ट बिल होता, क्योंकि मैंने 600 पे कर दिए, तो अब जब जो नेक्स्ट बिल होगा ना, मैं मान लूंगा कि भाई ये इसका वो डेट ऑफ बिल हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ इशू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, सब्सिक्वेंट इनवॉइस। समझ आया? और सर अगर इसी केस में एब्जॉर्ब कर लेना, मैं दे दूंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। इनवॉइस है 1,000 रुपए का, और बेटा मैंने 6,000 रुपए पे कर दिया। अब बेटा पूरा 6,000 का टाइम ऑफ सप्लाई है, तो अगर आप डेट ले लोगे 30/4 और 30/4 विच एवर इज अर्लियर, तो 30/4 इनवॉइस, रिलायंस ने इनवॉइस इशू करा 1,000 का, बैंक में आ रखे हैं 5,000, 6,000, तो टाइम ऑफ सप्लाई किसका निकलेगा? पूरा का पूरा, क्योंकि एडवांस के ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ता है। बोलिए, क्लियर है? चलिए गुड, छा गए बेटा आप। सर एक बार और बता दो। हाँ जी बताते हैं। 5,000 कुछ नहीं है, 6,000 पे तेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। सर भले ही सर्विस ना प्रोवाइड करी हो। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली सर्विसेज के केस में यही तो है। मैं आज अगर किसी को सर्विस ना भी दूं, और अगर कोई मुझे 1,00,000 रुपए दे दे, तो सरकार कहती है भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? आप ये पढ़ो ना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। वो बंदा आया ही नहीं, बच्चा आया ही नहीं मेरे से पढ़ने, मैंने कोई सर्विस ही नहीं दी आज तक उसे, लेकिन पेमेंट आ रखी है। क्या सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। आगे सुन लो सर, ये जो पेमेंट आई है, इस पेमेंट को क्या मानूंगा? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। सपोज करो तुमने यहाँ पर पेमेंट करी हो, तुम पढ़ने नहीं आए, तुमने 50,000 की पेमेंट करी, ठीक है, सरकार में से पैसा मांगेगी नहीं मांगेगी जीएसटी का? तो क्या मैंने तुमसे 50,000 प्लस जीएसटी लिया, या जस्ट एक तुमने एक रैंडम अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था? रैंडम अमाउंट ट्रांसफर करा हुआ। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई में करा था ना, दिस, ये सरकार क्या मान लेगी? इस अमाउंट के अंदर ही जीएसटी। हाँ जी बोलिए, अब बोलिए। उस बिल की डेट ऑफ इनवॉइस, ये 600 की भी आएगी और वो 1,000 की भी आएगी। हाँ डबल हो गया, फिर वो 400 की आएगी, 400 की आएगी, वरना वो डबल हो जाएगा। ठीक है बताइए, क्लियर है सब बच्चों को?